जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मौनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, हमारे एक मेंबर ने एक दो वीडियो भेजा था। आज दोनों वीडियो मैंने देखा। उसमें एक शख्स ऐसी बात कर रहा है, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे गंद लोग देखा। इतना इतना गंद नहीं देखा कहीं भी। क्योंकि आज से एक महीने पहले 9 तारीख को जो है तरन तारण में पंजाब साबका सैनिक का जो है एक मीटिंग था। 9 तारीख इसी महीने, और 9 तारीख को जो है उन्होंने पब्लिकली ऐलान किया कि ऐसा है कि हमें एक धरना देना है दिल्ली में या कहीं भी, और पंजाब में जितने भी संगठन है उन सबको जो है बुलाया था। और मैंने उसका वो वीडियो भी मैंने देखा, और उस वीडियो में भी जो है बहुत सारे संगठन के ऑफिस बेयरर्स आए हुए थे, और उन्होंने ये फैसला लिया है 14 तारीख नवंबर को दिल्ली में धरना देना है। और धरना का मुद्दा क्या है, किसका मुद्दा है, कौन क्या क्या मुद्दा लेके आ रहा है। जहां तक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की सवाल है, उनका मेन मुद्दा है सहायक सिस्टम, डिसेबिलिटी, भेदभाव, यानी कि हर चीज में जो डिस्क्रिमिनेशन है ईसीएचएस का। और साउथ से, खासकर तमिलनाडु से हम भी भाग ले रहे हैं, और हमारे साथ और भी 7-8 संगठन आ रहे हैं। और हमारा मुद्दा क्या है दोस्तों, मैं उस शख्स के लिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं इंसान के साथ बात कर सकता हूं। ये हमारे मेंबर्स को ये मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए जा रहे हैं। दोस्तों, जब हमने ये जोवा संगठन जब शुरू किया था, हमारा मेन मकसद था फैमिली पेंशनर्स का वेलफेयर। और अभी मैं किस लिए हम जा रहे हैं और हमारा मुद्दा क्या, एक एक करके मैं बताऊंगा। अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो कृपया माफ कर देना। सबसे पहला मुद्दा हम शुरू करेंगे लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स, यानी कि जो वॉर विडोज हैं, जो शहीद परिवार है, उनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी OROP 1 में हुआ, इसके बारे में आवाज किसी ने नहीं उठाया। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि उनका प्रॉब्लम्स क्या है। दोस्तों, 1996 से पहले लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा था, इसलिए जो है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर को मैक्सिमम ऑफ द स्केल दे दिया था उस टाइम का। उसके बाद 2006 से सर्कुलर 560 की वजह से उनको वहां भी मैक्सिमम ऑफ द स्केल मिला 10,250। मैं सिपाही की बात कर रहा हूं, चाहे वो 6 महीने का सिपाही हो या 17 साल का सिपाही हो, क्योंकि कलर सर्विस सिपाही का 17 साल। और ज्यादातर जो शहीद परिवार मैंने देखा है 4 साल, 3 साल, 2.5 साल, मैक्सिमम मैंने देखा 9 साल। तो 10,250 जब ये लिबरलाइज्ड फैमिली शहीद परिवार को, एक सिपाही को जब मिल रहा था, उस टाइम एक मेजर का जो बीवी है, मेजर की बीवी को पेंशन क्या मिल रहा था, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10,923। कितने का फर्क था? 700 रुपए का।
एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो बीवी है उसकी फैमिली पेंशन था उस टाइम 15,000, सॉरी करेक्ट 15,759। एक कर्नल की बीवी को क्या मिल रहा था 16,677, यानी कि 16,677। ये 2006 जनवरी की बात। वन रैंक वन पेंशन आने के बाद, जो 10,250 जो ले रही थी, मैक्सिमम उनको 11,130 मिला। लेकिन मेजर की बीवी का पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुआ, 10,923 से लेके वो पहुंच गई 14,200, 14,289, तकरीबन 3,800 का फर्क पड़ गया। और लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है, जो 15,759 ले रही थी, वो पहुंच गई थी 20,859, यानी कि उसको 5,100 रुपए का फायदा है। और कर्नल का जो है 16,677 जो ले रही थी, वो पहुंच गई थी 21,678। इसको भी जो है 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला। दोस्तों ये नाइंसाफी नहीं है, इसके लिए आवाज देना क्या गुनाह है क्या? कौन सा पार्टी के लिए हम जा रहे हैं? ये लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर हमारे नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है हर साल दिवाली जो जवानों के साथ बिताता है, वो शहीद परिवार के लिए बहुत ज्यादा बात करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री जो है शहीद के लिए ट्रस्ट शुरू कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम उनको भीख मत देना, उनको उनका हक दे दो। कलर सर्विस के हिसाब से उनको जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर को जो पूरा पेंशन मिलना चाहिए वो दे दो। जो मतलब सिपाही की जो बीवी है जिसको मतलब 10,250 मिला है, कलर सर्विस के हिसाब से उनका बन रहा है 14,000 रुपए बन रहा है, वो दे दो आप। वो क्यों नहीं दिया दोस्तों? उसके बाद उसी के अनुसार जो है स्पेशल फैमिली पेंशन भी ज्यादातर लोग जो है 7 साल 8 साल की नौकरी में सर्विस में उनका डेथ हो जाता है, कोई एमटी एक्सीडेंट, कोई फायर एक्सीडेंट, फलाना ठिकाना ऐसे हो जाता है। और उनको क्या मिला है ओआरओपी में? मैं ओआरओपी 1 की बात कर रहा हूं। हम उनके लिए आवाज दे रहे हैं। अब थर्ड किसके लिए हम मांग रहे हैं? जो डिसेबिलिटी पेंशन लेके जो घर आता है 4 साल 5 साल का, जब तक वो जीवित है उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाता है। अगर मान लीजिए 10-15 साल में अगर खुदा ना खासा उसके साथ हो जाता है, 40 साल की उम्र में जो विडो हो जाती है, उसको क्या है 9,000 रुपए पेंशन। ये कहां का उसूल है? हम उसके लिए आवाज दे रहे हैं। दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन 7वां पे कमीशन में स्लैब सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया था, उसके अनुसार सिपाही को जो है 50% 6,000 रुपए मिलना चाहिए। सिपाही हो या नायक हो, हवलदार के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिपाही और नायक का कितना नुकसान हुआ? सिपाही का नुकसान हुआ 700 रुपए और नायक का नुकसान हुआ 500 रुपए। इसके लिए आवाज नहीं उठाना। और नायब सूबेदार का कितना नुकसान हुआ? 1,500 का नुकसान। हम उसके लिए भी हमारे डिमांड है। और उसके बाद जीवित पेंशनर के लिए हम बात करते हैं। नहीं, फैमिली पेंशनर एक और है अभी, ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इनके फैमिलीज के लिए भी बात करेंगे हम। फिर जीवित पेंशनर में रिजर्विस्ट
रिजर्विस्ट का जो है पेंशन किस तरह देना चाहिए, पेंशन रेगुलेशन एक्ट उसके अनुसार 2/3 एक सिपाही का जो है पेंशन है उसका 2/3 एक रिजर्विस्ट को मिलना चाहिए, यानी कि 11,420 मिलना चाहिए। और कितना दे रहे हैं? 9,000। यानी कि जिस सरकार को ये ना ऐसे सीना ठोक के बात करता ये इस गवर्नमेंट ने ये दिया वो दिया, इसी गवर्नमेंट ने रिजर्विस्ट के साथ धोखा किया। मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, जो कुछ भी आज प्रॉब्लम हो रहा है ये कांग्रेस की मेहरबानी है, उन्हीं की वजह से हो रहा है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन ये जो सरकार है जो हर जगह जाके हमने ओआरओपी दिया, हमने ओआरओपी दिया, आपने क्या ओआरओपी दिया? रिजर्विस्ट का अपना हक छीन लिया, पेंशन रेगुलेशन एक्ट का दज्जिया उड़ा दिया, और उसके बाद ऑनरी नायक टीएस नायक ऑनरी नायक टीएस नायक जो 1 रुपया कम लेता था नायक से, उसको सिपाही बना दिया। लेकिन पेंशन रेगुलेशन एक्ट कहां गया? ऑनरी हवलदार जो हवलदार से 1 रुपया कम लेता था, पेंशन रेगुलेशन एक्ट की वजह से उसको अब नायक की बराबर कर दिया। अब आएंगे ऑनरी नायब सूबेदार। ऑनरी नायब सूबेदार का जो है पेंशन रेगुलेशन एक्ट है, हवलदार का जितना है उसका 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसका पेंशन रेगुलेशन एक्ट है, अभी भी वो एक्ट जिंदा है, उसके अनुसार क्यों नहीं दिया? 2006 से लेके 2014 तक जो 8,330 दिया है फैमिली पेंशनर्स को, जो मतलब 2006 से पहले जो ऑनरी नायब सूबेदार की डेथ हो गए थे, उस परिवार को क्यों नहीं मिला ये फायदा? ये किसका मेहरबानी है? 2014 से लेके आज तक जो है जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको जो है नायब सूबेदार की बराबर मिलना चाहिए था, क्योंकि ग्रेड पे उसका उनका हो गया था 4200 2006 से सर्कुलर नंबर 631 की वजह से। लेकिन फिर 2014 से 4200 के हिसाब से उनका क्यों नहीं बढ़ा? ये हमारा मांग है। नायब सूबेदार यानी कि नायब सूबेदार जेडब्ल्यू और चीफ पेटी अफसर, इनका पेंशन जो है एक्स ग्रुप हवलदार या एक्स ग्रुप सार्जेंट, एक्स ग्रुप पेटी अफसर से कम नहीं होना चाहिए, इसका एएफटी का जजमेंट है। हम इसको लेके आ रहे, इस मांग को हम लेके आ रहे हैं, इसमें क्या गलती है? जो अभी जो रिटायर हो रहे हैं 2006 से लेके 2021 तक जो भी रिटायर हुआ पुराने पेंशनर से कम ले रहे हैं, ये किसका गलती है? दोस्तों ये हमारे संगठन या तमिलनाडु से जो भी संगठन आ रहे हैं, हम पेंशन का मुद्दा लेके आ रहे हैं। उस गधे को बता देना कि हमारा कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स वो करते हैं वहां बैठ के, हम मैं जानता हूं वो किसकी मतलब तरफ से बात कर रहा है और किसके इशारे पे वो नाच रहा है। दोस्तों हमारा मेन साउथ से जितने भी आ रहे हैं, हमारा जो है पेंशन के मामले में हम बात करेंगे। हाँ बाकी जो भी है वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वो बात करेंगे। दोस्तों जो भी है ना, जिसका जो भी अपना सेल्फ प्रेस्टीज चाहता है उनको आना पड़ेगा। ये तो मतलब इंसान ही नहीं है ना, इसको कोई सेल्फ प्रेस्टीज है ही नहीं। पहले एक बार मार खा गया, अब दोबारा उंगली दे रहा। मैं उसके लिए मैं अभी कोई वीडियो नहीं डालना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लोग ने एक ही बात बताया, गंदगी में छोटा सा पत्थर फेंको तो गंदगी को कुछ नहीं होता है, हमारे ऊपर छींटा मारेगी, इसलिए हम गंदगी के अंदर पत्थर नहीं मारना चाहते। गंदगी को बकने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन 14 तारीख को जो है अगर जो मैंने अभी जो बताया है, आप अगर लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर हो या स्पेशल फैमिली पेंशनर हो या डिसेबिलिटी पेंशनर हो, रिजर्विस्ट, ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इक्वलेंट रैंक्स, आप लोगों को आना पड़ेगा अपनी आवाज उठाने के लिए। हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे
आप अपनी आवाज उठाओ। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। 14 तारीख को असली पिक्चर अगले साल होगा। असली पिक्चर। हम किसी से डोनेशन नहीं मांगते हैं। हम अपने अपना पैसा डालते हैं, अपना खुद आते हैं, खुद जाते हैं। ये जो संगठन है ना, संगठन बनाना जितना आसान है उससे उसको चलाना भी आसान है। आसान कब? जब हम कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं 14 तारीख नवंबर 2022 ये हम सबके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अपना हक मांगने के लिए आपको आना पड़ेगा। जो नहीं आओगे कोई बात नहीं, घर बैठ के पूजा करो, आपकी मर्जी है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम।